हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हीट के पर्सपेक्टिव से, है ना। अभी तक जितना भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कल रिपब्लिक डे है, तो सबको, सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसी के साथ हम लोग नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री होता क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो कैलोरीमेट्री जनरली जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ हीट, ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें मेजरमेंट ऑफ हीट से रिलेटेड हम लोग डील करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हीट का क्या मतलब है कि हीट को किस किस टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म्स देखेंगे जहां पे हीट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग को देखना है। तो इसमें कैलोरीमेट्री जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ हीट होता है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। किस प्रिंसिपल पे कैलोरीमेट्री जो है काम करता है, तो ये प्रिंसिपल होता है कि हीट गेन बाय cooled body is equal to heat lost by hot body. Hot body. Heat gained by cold body is equal to heat lost by cold body. ये बेसिक सा सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, जब तक हीट कोल्ड बॉडी गेन कैसे करेगा, जब तक कि कोई हॉट बॉडी उस हीट को लॉस नहीं करे। यानी ओवरऑल जो है यहां पे हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, नो हीट लॉस बाय द यूनिवर्स, बाय द यूनिवर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग टोटल देखा जाए तो हीट लॉस कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना हीट ये लॉस कर रहा है उतना ये गेन कर ले रहा है, तो हीट लॉस कहीं नहीं हो रहा। और अगर यहाँ पे हम लोग हीट लॉस की बात कर रहे हैं तो ये हीट लॉस नहीं है ना। हम लोग कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट, उस सेंस में यहाँ पे कोई हीट लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैलोरीमेट्री में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं हीट के लिए और कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो आइए, यहाँ पे कैलोरीमेट्री में जो हीट मेजरमेंट होता है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। यहाँ पे हम लोग हीट को किस तरह से मेजर करते हैं स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में। स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या कहलाता है, ये स्पेसिफिक हीट जो है हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th क्लास से, लेकिन इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। स्पेसिफिक हीट को डिफाइन अगर करें तो 3 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin। अमाउंट ऑफ हीट, देखो ये कीवर्ड्स हैं, मैंने हमेशा बताया कि डेफिनेशंस में कीवर्ड्स हमेशा याद रखना है, बाकी डेफिनेशंस हम लोग खुद को खुद लिख सकते हैं। क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक हीट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया डेफिनेशन की बात, अब इस चीज को समझते हैं हम लोग कि आखिर ये स्पेसिफिक हीट है क्या। तो स्पेसिफिक हीट जो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक हीट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कितनी होगी, तो ये यूनिट हो जाएगा कितना हमारा, ये कितना होता है, ये जूल पर केजी
डिग्री केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम लोग किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, आइदर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और आइदर जूल पर डिग्री पर केल्विन, है ना। तो ये स्पेसिफिक हीट हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए, तो Q डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाता है MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि 1 kg मास, है ना, 1 kg मास का टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्चुअल मीनिंग आते हैं, हम लोग स्पेसिफिक हीट का जानते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के बेस पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया, SI यूनिट भी देख लिया, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग होता है स्पेसिफिक हीट का वो क्या होता है कि अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में वो जो सब्सटेंस होगा, जैसे हम लोग एक स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं किसका, वाटर का, तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर अगर इसको ऐसा यूनिट में लिखे तो 4.186 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी को अगर कंपेयर करें हम लोग स्टील के स्पेसिफिक हीट से, तो उसका होता है 0.466 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का स्पेसिफिक हीट अगर हम लोग कंपेयर करें तो वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, स्टील का स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है। तो स्टील का स्पेसिफिक हीट कम होने का क्या मतलब है कि ये जो है हॉट हो जाएगा क्विकली एंड कूल भी हो जाएगा क्विकली, ठीक है, यानी ये हॉट और कूल क्या हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जिसका कम होता है उसका हॉटनेस और कूलनेस जो है वो बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट अगर वाटर देखें तो इट टेक्स टाइम टू बी हॉट और कूल, इसको गर्म और ठंडा होने में टाइम लगता है, ठीक है। यही रीजन है कि गर्मी के टाइम में जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होते हैं इसी प्रॉपर्टी की बेस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओशियन वाटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी गर्म नहीं हो पाते, ठीक है, वो दिन भर उनको टाइम लग जाता है गर्म होने में, तो गर्म होने में टाइम लग जाता है, वैसे ही रात में जो है उसको ठंडा होने में टाइम लग जाता है। तो यही वजह होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आते हैं, है ना। वैसे ही वही लैंड को देख लो, लैंड जो है तुरंत गर्म होता है और तुरंत ठंडा भी हो जाता है। डे के टाइम में वो तुरंत गर्म हो जाएगा और नाइट के टाइम में वो तुरंत ठंडा भी हो जाता है, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। वाटर की और भी अलग तरह की बिहेवियर होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ वाटर का है, वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे अपना बिहेवियर चेंज करता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये स्पेसिफिक हीट हो गया। अगर देख लिया जाए कि स्पेसिफिक हीट जिसका कम है, ठीक है, तो वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, और वो गुड कंडक्टर भी होगा किसका, हीट का। अब जाहिर सी बात है कि अगर कंडक्टर है हीट का तभी तो वो जल्दी गर्म हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाटर कंडक्टर नहीं है हीट का, लेकिन इसमें टाइम लगता है। यह बेसिकली इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। अगर इसको हम लोग डेफिनेशन से हटके और फॉर्मूले से हटके देखें तो इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक यही है। नेक्स्ट है हमारा हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं थोड़े, इसको हम लोग कवर कर लें। थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है इसमें डेफिनेशन देखना है, इसमें जो डेफिनेशन होगा वो कहां डिफर कर जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, amount of heat required to raise the temperature of given substance, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि वो 1 मोल है, 1 kg है या कितना है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1
केल्विन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है कि सब्सटेंस कितना है, बस गिवन सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर बस हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है। उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और ये होता है एम डेल्टा एम इंटू सी, यानी मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब इसका हम लोग अगर एसआई यूनिट फाइंड करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा मास। अब देखो अभी हम लोगों ने सबका एसआई यूनिट फाइंड किया, स्पेसिफिक हीट का हमारे पास एसआई यूनिट है, क्या है स्पेसिफिक हीट, मास का केजी होता है इनटू जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, केजी से केजी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया जूल पर केल्विन। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। क्लियर है? थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे। स्ट्रेस जहां भी आएगा वहां पे क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल area when thermal expansion or contraction is resisted, ये रेजिस्टेड वर्ड जो यूज किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर किसी भी चीज को हम लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर किसी भी चीज को हम लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वहां पे स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस देखा है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो उस केस में जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे इस डायरेक्शन में तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता था सपोज स्मॉल एफ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जब तक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगना बहुत जरूरी है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। अब सपोज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक मेटलिक बार है, ठीक है, ये मेटलिक बार है और इसको हम लोग यहाँ से हीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हीट करना स्टार्ट किया। अब जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, जब एक्सपैंड होगा यानी ये इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो दोनों साइड से क्या है, फिक्स है। फिक्स है मतलब यहाँ पे ये जो बॉल है इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, और ये जो फोर्स है वो थर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा इस बार पे, यानी उसको वो फैलने नहीं दे रहा। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, वो एक्सपैंड नहीं करने दे रहा, और यही एक्सपैंड नहीं करने देने की वजह से यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो हम लोग देखते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, F अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो स्ट्रेस जो होता है वो F अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये y इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और यही F अपॉन ए जो स्ट्रेस है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। इसकी यूनिट पता ही होगी सबको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा थर्मल स्ट्रेस का, जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बेसिकली देखिए ये फॉर्मूला, इसको हम लोग अगर आगे एक्सपेंड करें, ठीक है, ये अगर आगे इसको थोड़ा सा इसको मिटा दें हम, इसको अगर एक्सपेंड करें तो F अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर हम लोग लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा एल डेल्टा टी। तो अल्फा एल अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर आपको याद, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसका डेरिवेशन किया है।
अगर यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। जहां पे हम लोगों ने क्या किया है, लीनियर एक्सपेंशन के केस में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात की है, और ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी हम लोगों ने वहां पे देखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस का, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट। आखिर इन्हीं हीट की वजह से स्टेट चेंज होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। यही जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं, ये हीट जो क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल्स की, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो, या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो है वो टूटने लगते हैं, और वहां पे स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब अगर स्टेट चेंज की बात करें तो ये सारी चीजें आप लोगों के कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगी कि अगर यहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लिक्विड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर लिक्विड जो है वो चेंज होता है इसमें, गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अगर सॉलिड चेंज होता है डायरेक्ट गैस में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, लिक्विड से हीट एक्सट्रैक्ट करें, है ना, यानी माइनस डेल्टा, तो उस केस में हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ठीक है। अगर गैस से हम लोग हीट सब्ट्रैक्ट करें तो इस केस में हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि आखिर इन सब चीजों को हम लोग कहते क्या हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग कहते क्या हैं। ये आप लोगों को बताना है ना, कमेंट बॉक्स में, कि आखिर इन प्रोसेसेस को हम लोग कहते क्या हैं। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजों को हम लोग कहते क्या हैं वो हम लोगों को बताना है आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, तो मैं ये बताऊंगा कि आखिर ये सब चीजें क्यों होती हैं, चेंज स्टेट क्यों होता है, कौन सी हीट की वजह से होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखिए। तो चेंज ऑफ स्टेट में देखना है हम लोगों को कि सबसे पहला जो रोल आता है लैटेंट हीट का आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो लैटेंट हीट का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैटेंट हीट क्या होता है हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। यहाँ पे सपोज आइस है, आइस क्यूब्स हैं, एक कंटेनर है, बीकर है हमारे पास, केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने देखा होगा बीकर। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये गर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर डाल के रखे, ये थर्मोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये रीडिंग है इसकी, अब ये थर्मोमीटर जब आइस में हम लोग डाल के रखेंगे तो स्टार्टिंग इनिशियल केस में ये कितना शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करते जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यूअस हीट और सप्लाई करते जा रहे हैं, फिर भी इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। तो इस केस में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, ठीक है। वो ये जो हीट सप्लाई हो रहा है ये कब तक इस टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट जा रहा है टू ब्रेक द बॉन्ड्स, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ये ब्रेक करने में चला जा रहा है। और ये कब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, तो कब तक नहीं करेगा, जब तक ये पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ये पूरा का पूरा जो आइस है ये किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, वाटर में। जैसे ही ये वाटर में कन्वर्ट होगा उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है यहाँ पे सॉलिड का ब्रेक हो चुका है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा हीट कहाँ जा रहा था, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट।
यही जो हीट सप्लाई हो रहा है किसमें, बॉन्ड्स को ब्रेक करने, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, उसी को हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। अब सपोज ये पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सॉरी ये पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा का पूरा जब वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाटर तो स्टार्टिंग में क्या होगा, नॉर्मल पहले 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 30, 40, 45, 50, 60, ये कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब ये फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद कर देगा। फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि अब फिर से ये अभी कहां पहुंच गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। ये कहां पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद ये जब तक पूरे पूरे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है, यानी फिर से अब ये क्या होने लगा, बॉन्ड ब्रेक होने लगे, ठीक है। तो जब तक ये पूरा का पूरा वाटर जो किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक ये क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो यही जो हीट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस में देखे, जहां भी स्टेट चेंज हो रहा है वहां पे ये लेटेंट हीट आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी लेटेंट हीट कहां पे रोल प्ले करता है, तो जहां पे हम लोगों का स्टेट चेंज करना हो, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, तो इन सब जगहों पे लेटेंट हीट जो है हमारा मेजर रोल प्ले करता है। और क्या रोल प्ले करता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, और कैसे प्ले करता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा लेटेंट। डेफिनेशन, लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a substance at constant temperature and pressure, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो ये अलग रोल प्ले करने लगते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो अलग खेल खेलने लगते हैं अपना क्या करने में, स्टेट चेंज करने में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए प्रेशर एंड टेम्परेचर। फिर उस केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कोई भी स्टेट चेंज करने में, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट जो है वो दो तरह का होता है, क्या कौन कौन सा, दो तरह का नहीं, बस हम लोग को कैटेगराइज करनी है टू पार्ट्स में। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कौन सा, जब हम लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट कर, पहला एग्जांपल है ना, जब आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे, उस केस में जो हीट लेटेंट हीट सप्लाई हो रहा है वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा जब वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो उस केस में जो ये लेटेंट हीट सप्लाई हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये दो होते हैं। latent heat of fusion and latent heat of vaporization, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है, जैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझते हैं, यानी हम लोग आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना चाहें तो उस केस में जो हमारा क्या लेटेंट हीट यहाँ पे यूज होता है वो कितना है, 336 जूल, ठीक है, 336 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 336 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इतना हीट हम लोग सप्लाई करेंगे 1 ग्राम आइस को, तो 336 जूल हीट हम लोग अगर 1 ग्राम आइस को सप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इतना हीट हम लोग वाटर से निकाल लें, ठीक है, 336 जूल अगर हीट हम लोग 1 ग्राम वाटर से निकाल लें तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ solid to liquid is called latent heat of fusion. Similarly, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization भी हमारा होता है कितना, latent heat of vaporization किसका, water to vapor, water to vapor, तो इस केस में latent heat of vaporization यानी हम लोग इसको L small v लिख देते हैं, है ना, latent heat of vaporization ये होता है 22.6 into 10 to the power minus 5 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये इतना हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे यूज होगा, क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था हमारा लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, आखिर फॉर्मूला तो हम लोग को चाहिए, है ना, तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, देखते हैं लेटेंट हीट का फॉर्मूला। तो इस केस में ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर करना है Q इज इक्वल टू m इंटू एल, ठीक है, Q इज इक्वल टू m इंटू एल, जहां पे L जो है वो क्या है हमारा लेटेंट हीट, L इज इक्वल टू Q अपॉन m हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी, या फिर इसको ऐसे लिख लें जूल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया था, तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाता है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में लिखना है ना, जूल पर केजी, इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी। इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट है हमारा लेटेंट हीट का, वो यहाँ पे आप लोग के सामने क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।